मेरी जेठानी बांझ थी, जबकि मैं प्रेग्नेंट होने से पहले ही विधवा हो गई थी। सास पूरा दिन रोती रहती। मेरा जेठ हर रात को मेरे कमरे में आ जाता और अपनी बीबी के कपड़े मुझे पहनाकर एक कोने में खड़े होकर देखता रहता। इसके बाद मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत होती और जब सुबह उठती तो मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा होता। मेरे आगे पीछे कोई ना था, इसलिए किसी को भी बताकर अपने सर से ये अक्षत नहीं छीन सकती थी। एक रात जानने के लिए अपनी जगह जेठानी को सुला दिया और खुद छुपकर देखने लगी। सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा जेठ मेरे साथ। मेरा नाम हीना है। मेरी शादी को अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे और मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह अंदर आए। मैं बिल्कुल डरी हुई थी। मुझे मेरी मामी ने पाला था। रुखसती के वक्त कह दिया था कि वापस मत आना इस घर में, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने जितना खर्चा तुम पर करना था कर लिया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए ना पैसा है और ना ही जगह। यही सोचकर मैं परेशान थी और दुआ कर रही थी कि ससुराल में मेरा वक्त अच्छा गुजरे तो मुझे वापस जाना ही ना पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे शौहर का नाम फिरोज था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और मुझसे बातें करने लग गए। लेकिन मुझे इनकी आवाज़ में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक तो हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा कहने के बाद वह थोड़ी देर में ही बेहोश हो गए। तो मैं परेशान हो गई और मैंने सब घर वालों को बुलाया कि इन्हें देखिए, इनको क्या हो गया है। तो उनके मुंह से सफ़ेद रंग का झाग निकल आ रहा था। इनके घर वाले इन्हें अस्पताल ले गए तो मालूम हुआ कि किसी ने इन्हें जहर दे दिया है और वह जान से हाथ धो बैठे। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। फिर तो घर में एक कयामत सी आ गई। मेरे जज्बात न जाने कैसे थे। अभी तक मैंने अपने शौहर से मिली भी नहीं थी कि मैं उनके लिए रोती। मैं अपनी किस्मत को ही कोस रही थी और सब मुझे मनहूस और पता नहीं क्या क्या अल्फाज पुकार रहे थे। उनकी बातें और उनकी आवाज़ मेरे दिल को चीर रही थी। कुछ दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि मुझ पर तो कोई इद्दत बनती नहीं थी, क्योंकि फिरोज और मैं अभी तक मिले भी नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि मैं मामी के पास वापस जाने को सोचती तो उन्होंने मेरे कान में चुपके से कहा कि अब यही मेरा घर है, मुझे सारी ज़िंदगी यहीं रहना है और वापस आने की ज़रूरत नहीं। इनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं जानती थी कि मेरी मामी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे इनसे इस कदर मतलब परस्त की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मुझे पाला था, लेकिन मामू के गुजर जाने के बाद उनकी असलियत मेरे सामने आ गई थी। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि वह एक कोना तो मुझे देंगी ही रहने के लिए। लेकिन उनके घर में न मेरे लिए जगह थी और न दिल में। मामी, बेसहारा लड़की हूँ, मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। आप बात को समझने की कोशिश तो करें। मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने मामी से कहा, क्या मतलब है कहाँ जाऊँगी? तुम फिरोज की विधवा हो, सारी ज़िंदगी उसके घर में रहोगी। मैंने एक दफ़ा तुम्हारी शादी का खर्चा बर्दाश्त किया है, मैं बार बार तुम्हारे शादी का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी अपनी बेटियां बैठी हुई थी और तुम्हारी वजह से मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे थे। जो भी आता तुम्हें पसंद कर लेता था। अब उनका रास्ता साफ हुआ। मैं फिर से तुम्हें अपने घर में ले जाऊं यह मुमकिन नहीं और मेरे पास इतना खर्चा भी नहीं है। मैं खुद न जाने कैसे गुजारा कर रही हूँ। मामी के दो टूक इनकार पर तो मैं हैरान रह गई थी। मैं कैसे इन लोगों के बीच में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती थी, जिनको मैं जानती भी नहीं थी। शादी से पहले और एक दिन की दुल्हन विधवा हो गई थी। पहले ही दिन से मुझे सबकी नफरत भरी निगाहों का सामना करना पड़ रहा था। तो मामी क्या होगा? मैंने मामी से मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। मेरी सास ने कहा कि मुझे वापस मायके जाने चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मेरी मामी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सारे घर का काम करना होगा। यानी कि मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी उनको। मैंने भी सोचा कि अगर काम के बदले मुझे रहने के लिए छत मिल जाती है तो इससे अच्छा क्या होगा। मेरी सास सारा दिन बैठी अपने बेटे के लिए रोती रहती थी। सिर्फ मरे हुए बेटे के लिए नहीं, बल्कि बड़े बेटे के लिए भी, क्योंकि इनका बड़ा बेटा बोला था, जिसका नाम सोनू था। वह रोती रहती और कहती रहती कि मेरे बड़े बेटे की कोई औलाद नहीं, कोई उसका नाम निशान नहीं और छोटा बेटा भी प्राहद इस दुनिया से चला गया। इनकी यह बातें मेरे दिल को छुपती थी, लेकिन मैं खामोश रहती थी। बस वक्त गुजरता गया और मैंने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी जेठानी हर वक्त मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती थी, लेकिन कहती कुछ भी नहीं थी। फिर एक दिन इसके दिल की बात जुबान पर आई और वह मुझसे कहने लगी कि मैं वापस चली जाऊँ।
इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। तो मैंने तमाम सूरत हाल में उनको आगाह किया। अच्छा, तो सास ने तुम्हें घर के कामों के लिए रखा हुआ है। कैसी लड़की हो तुम, इस घर में मुफ्त की नौकरानी बनी हुई हो। इससे तो बेहतर है कि अपने मामी के घर जाकर नौकरानी बन जाओ, वह लोग तुम्हारे अपने हैं। मेरी जेठानी ने कहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जेठानी को मेरे यहाँ रहने से क्या दिक्कत है, जबकि इनके काम काज भी कम हो गया था मेरी वजह से। फिर एक दिन वह मुझे परेशान करने लगी, मुझ पर तंज कसने लगी कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। फिर एक दिन उसके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे प्रॉब्लम है। एक तो तुम जवान हो और खूबसूरत भी हो, और मैं बावली हूँ, और तुम विधवा हो। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी सास तुम्हारा निकाह मेरे शौहर से ना कर दे। मेरे जेठानी की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वह इतना कुछ सोच बैठी थी मेरे मुतालिक, और मुझे कुछ होश ही नहीं था। आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला आपका शौहर। आप कहाँ हैं? मुझे आपके शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए और कुछ नहीं। मैंने अपनी जेठानी को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, थोड़ी सी जगह को कहकर तुम पूरे घर पर काबिज ना हो जाओ। अगर वक्त के साथ तुम्हारी नीयत खराब हो गई मेरे शौहर पर, तो मेरा शौहर तो औलाद की खातिर दूसरी शादी करने को ख्वाहिशमंद है। और अगर तुम मेरी सास के दबाव में आ गई तो नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं अपना शौहर किसी को भी नहीं दूंगी। ऐसा सोचना भी मत, सुना तुमने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जेठानी मुझे धमकी देते हुए चली गई तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं सोच रही थी कि मेरी जेठानी बला वजह मुझ पर शक कर रही है। ऐसा न मेरी सास सोच सकती है और ना ही उसका शौहर। लेकिन रात को मेरा यह ख्याल गलत साबित हो गया जब मेरा जेठ सोनू आधी रात को मेरे कमरे में आया। मैं कमरे में अंधेरे में जाग रही थी। नींद कहाँ आ रही थी मुझे, लेकिन मैं अंधेरा कर देती थी ताकि सबको लगे कि मैं सो गई हूँ। मैंने कमरा लॉक किया था, लेकिन शायद सोनू के पास कमरे की चाबी थी। मैं अंधेरे में किसी का साया देखकर डर गई तो उसने कहा कि मैं सोनू हूँ, तुम्हारा जेठ। सोनू ने कहा और कमरा लॉक किया तो मेरी जान निकलने लगी। वो आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आया था? सोनू भाई, आप यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? मैंने डरते हुए सवाल किया। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, वह बोले और मेरे करीब आकर बैठ गए। उन्होंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और एक तरफ रख दी। उनके हाथ में एक सापर था जो कि मेरी तरफ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इसमें उनकी बीबी का एक जोड़ा है, मैं इसे पहन लूं। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मैं सोनू की बात सुनकर तो जैसे मेरा दिल डूब गया था। एक तो पहले से ही मेरी जेठानी मुझ पर शक करती थी, और दूसरा मैं बेसहारा थी। अगर इस शख्स ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया तो मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। यह घर सोनू का था, और घर वाले भी मेरा यकीन क्यों करते, और यह छत भी मेरे सर से चली जाएगी। मामी भी नहीं रखेगी मुझे। मैं मजबूर थी। मैंने अपनी जेठानी का जोड़ा पहन लिया और सोनू मुझे देखता रहा। फिर उसने कोई कपड़ा मेरे मुंह पर रखा। जैसे ही मैंने सांस लिया मैं बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और सोनू कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे कमर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। मैं उठी और रोज की तरह काम में लग गई, लेकिन मेरा दिल कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। रात वाली बात की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे सोनू की धमकियां याद थी। पता नहीं मुझे बेहोश होने के बाद उसने मेरे साथ क्या किया, और मैं पता नहीं कि कैसे बेहोश हो गई। मुझे लगा यह पहली और आखिरी बार है। लेकिन सारे काम खत्म करने के बाद मैं जब सोने के लिए अपने कमरे में आई तो वह दोबारा से आ गया, और उसने फिर मुझे अपनी बीबी का शर्ट दिया और पहनने को कहा। उसने जैसा चाहा वैसा मेरे साथ किया। वैसे ही मुझे देखकर और मैं बेहोश हो गई। मैं सुबह उठी तो मेरी हालत वैसे ही थी। मेरे लिए इस हालत में काम करना आसान नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं सोच रही थी कि मेरी जेठानी को पहले ही मुझसे खतरा था। अगर उसे यह बात पता चल गई तो वह मेरा जीना हराम कर देगी, और अगर मेरी सास को पता चला तो वह मुझे घर से निकाल देगी। अब यह रोज होने लगा था। सोनू रोज मुझे अपने बीबी का सूट देता और मैं पहनती और बेहोश हो जाती। इसके बाद मेरे साथ क्या होता था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे बेहोशी क्यों आती थी मुझे यह भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन रोज रोज मैं इस बात से तंग आ गई और मैं कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस रात से पर्दा हटाया जाए कि सोनू मेरे बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या करता है। फिर मेरे समझ में बात आ गई। मैंने सोचा अपनी जगह पर एक दिन जेठानी को सुला देती हूँ।
ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मेरे बेहोश होने के बाद मेरा जेठ मेरे साथ क्या करता है, और मेरी जेठानी को भी यह बात मालूम हो जाएगी उसका शौहर किस किस्म का है और मेरा कोई कसूर ना था। लेकिन मेरे लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था। मेरी जेठानी आखिर मेरे बेड पर क्यों आकर सोएगी। अगले दिन मैंने जेठानी से कहा कि मुझे डर लगता है और मेरी जगह सो जाए, तो उसने साफ इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, उसने इनकार ही करना था। वह तो मुझे पसंद नहीं करती थी और मेरी बात क्यों मानती। इसलिए मैंने दूसरी तरकीब सोची। मैंने उससे कहा कि हकीकत में मैंने ख्वाब में देखा है कि अगर मेरी जेठानी मेरे बिस्तर पर सो जाए तो उसे जल्द ही औलाद हो जाएंगे। मैं यह ख्वाब आपको सुनाना ही चाहती थी, लेकिन आप राजी ही नहीं हुई, इसलिए बता रही हूँ। मैंने झूठी बात बताई और मैं जानती थी कि झूठी बात बताने का अजाब बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूरी में अगर झूठा कब सुना दिया तो उसकी माफ़ी होगी, लेकिन मेरे साथ जो गलत हो रहा था उसकी कोई माफ़ी नहीं। एक औलाद औरत इतनी मजबूर होती है कि आवाज़ हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जिसे सही और गलत का कोई फ़र्क नहीं था। पहले वह औलाद के लिए सही काम करती है और अगर काम ना हो तो वह गलत काम ही कर लेती है। औलाद की ख्वाहिश एक औरत को इस कदर पागल बना देती है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा ख्वाब सुनने के बाद फ़ौरन मेरी जेठानी मेरे कमरे में सोने के लिए राजी हो गई। मैंने उससे कहा कि मेरे जगह पर उसे अकेले सोना होगा, मैं नहीं सो सकती। आपके मुतालिक तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया। वह मेरी जगह पर सो गई और मैंने उसे यह भी कहा कि उसे बेहतर कपड़े पहनने होंगे और उसने मेरे कपड़े भी पहन लिया। मैंने उससे कहा कि मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ और थोड़ी ही देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मेरी जेठानी सो गई। मुझसे कहा कि और उससे मैंने यह भी कहा कि उसे मेरे कपड़े पहनकर सोने होंगे, तो उसने मेरे कपड़े भी पहन लिया। मैं कमरे से जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में कमरे में आ गई। जब मेरी जेठानी सो गई तो मैंने उससे कहा कि इस बात का जिक्र अपने शौहर से ना करे, कोई बहाना बना दे। मैं जेठानी को जैसा कहती गई वह वैसा करती गई। यह होती है एक बांझ औरत की मजबूरी। एक बांझ औरत नॉर्मल नजर आती है, लेकिन वह दिमागी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। वह इस किस्म की हरकत करती है कि किसी तौर पर भी उसका मकसद हासिल हो जाए। मैं अपने ही कमरे में पर्दे के पीछे छिप गई और इंतजार करने लगी कि कब सोनू अंदर आएगा। मेरा इंतजार खत्म हुआ और थोड़ी ही देर बाद सोनू अंदर आ गया। अंधेरे कमरे में उसे अंदाजा नहीं हुआ कि बेड पर कौन सो रहा है। वो मेरे जेठानी के करीब आकर बैठ गया और उसे हाथ हिलाकर जगाने लगा और वह बोल रहा था, हिना उठो, जल्दी करो, कपड़े पहन लो, वक्त निकला जा रहा है, उसने कहा। और मेरी जेठानी जाग गई। सोनू ने मोबाइल की लाइट ऑन की तो देखा उसके सामने उसकी अपनी बीबी बैठी हुई थी। सोनू, आप इस वक्त हिना के कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरी जेठानी ने जेठ से सवाल किया तो उनके चेहरे का रंग उतर गया। तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त हिना के कमरे में क्या कर रही हो और हिना कहाँ है? सोनू ने कहा, तो फिर वह मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं आधी रात को हिना के कमरे में, और क्या करना है आपको, किसका वक्त निकला जा रहा है? मेरी जेठानी चिल्लाते हुए खड़ी हुई और उसकी आवाज़ सुनकर मेरी सास भी आ गई। क्या हो गया है? कौन सी कयामत आ गई कि आधी रात को चीख रहे हो तुम दोनों? मेरी सास ने कहा। मेरी जेठानी ने कहा कि मुझसे क्या पूछ रही है, अपने बेटे से पूछो। वह आधी रात को अपनी जवान विधवा भाभी के कमरे में क्या लेने आया था? मेरी जेठानी ने चीरते हुए लहजे में कहा तो मेरी सास ने अजीब सी नज़रों से सोनू की तरफ देखा। मैं अब पर्दे के पीछे खड़ी डर से कांप रही थी। मुझमें हिम्मत नहीं थी सबके सामने आने की और सबको सच्चाई बताने की। मैं चाहती थी कि सोनू खुद ही सबको सच्चाई बता दे ताकि मुझे किसी से कुछ कहना ना पड़े, लेकिन सोनू तो मूर्ति की तरह खड़ा रहा, कुछ ना बोला। मेरी जेठानी अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोर रही थी और उससे पूछ रही थी कि वह यहाँ क्यों आया। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे हीना ने कहा था कि उसने ख्वाब में देखा है कि अगर मैं उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह सो जाऊं तो उसे बच्चा होगा। मैं तो औलाद की ख्वाहिश में यहाँ आई और आकर सो गई, लेकिन आप बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी जेठानी ने कहा तो मेरा जेठ जैसे फट पड़ा और कहने लगा कि मैं भी यहाँ औलाद की ख्वाहिश के लिए ही आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि औलाद की तुम्हें ही पड़ी है? मुझे साजिद ने ही कहा तो उसकी बीबी ने कहा कि औलाद के लिए तुम्हें अपनी जवान विधवा भाभी के कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? मेरे जेठ ने कहा कि अपने यहाँ आने की वजह अभी मैं किसी को नहीं बता सकता जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। सोनू ने कहा, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं ध्यान से सुनने लगी कि आखिर वह क्यों आता है यहाँ।
वह मेरे बेहोश होने के बाद क्या करता है। अचानक ही मेरी सास की नज़र पर्दे के पीछे पड़ गई और उसने मुझे देख लिया। वह आगे आई, पर्दा हटाया और मुझे बाहर निकाला। अब तुम यहाँ खड़ी तमाशा क्यों देख रही हो? मुसीबत की घर बाहर निकलो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छा खासा हंसता खेलता घर तुम्हारी वजह से बिगड़ गया। अभी तक तुम्हें चैन नहीं आया? मेरी सास ने हाथ से खींचकर आगे किया और बुराई की भरमार कर दी। अब मैं समझ गई थी कि यह झूठ बोल रही थी। इसका मेरे शौहर के साथ चक्कर चल रहा था। मैं तो पहले से ही परेशान थी इसकी वजह से। मुझे तो पहले ही शक था कि यह कोई गुल जरूर खिलाएगी और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। उसने खुद मेरी जेठानी ने कहा, मेरा यकीन करे, इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो सच्चाई आप सबके सामने लाना चाहती थी ताकि आप सब कुछ देख लें। यह शख्स आधी रात को मेरे कमरे में आता है और मुझे बेहोश कर देता है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं यह बात घर वालों को बता दूंगी तो यह मुझे बदनाम कर देगा। मैं बेसहारा लड़की थी, डर गई थी, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी सफाई बोल रही थी, लेकिन सबकी शक्ल देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मेरी जेठानी ने मेरे सास से कहा कि फसाद की जड़ या नहीं आप हैं। आपने खुद इस लड़की को घर में रखा हुआ है, क्यों नहीं निकाला घर से बाहर? आप चाहती थी कि सोनू इसमें दिलचस्पी ले, किससे शादी करें और कोई औलाद हो जाए। मेरी सास और मेरी जेठानी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो सोनू ने चिल्लाकर सबको खामोश करवा दिया और कहा, मैं सब सच बताता हूँ, आप लोग चुप हो जाएं और हिना को इल्जाम न दें। हिना का कोई कसूर नहीं है। वह बिल्कुल बेगुनाह लड़की है, बल्कि वह बेकसूर है। मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ और बल्कि धमकी मैंने उसको इसलिए दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह काम पूरा होने से पहले यह किसी से कहे, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हिना पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकल जाने का तो फिर क्या इरादा था तुम्हारा? बताओ, मेरी जेठानी ने सोनू से सवाल किया। मैं पत्थर बनी खड़ी देख रही थी, बल्कि मुझे एक बाबा ने बताया था, नई विधवा औरत को बेहोश करके और रोज उसका एक बाल जलाओ और उसके कमर पर जर्ब लगाओ तो इससे तुम्हारे घर लड़का पैदा होगा। सोनू की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए और इस टोटके के लिए हिना ही मिली थी। मेरी जेठानी ने कहा, हाँ, वह एक अनछुई विधवा चाहिए थी इस टोटके के लिए, और हिना का तो मेरे भाई के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बना था। सोनू कहता हुआ खामोश हुआ और मैं उसे देख रही थी कि अचानक मेरे जहन में बात याद आई कि तुमने कहीं मेरे शौहर को तो जहर नहीं दिया था? हाँ जरूर, तुमने ही मेरे शौहर को जहर दिया होगा, क्योंकि तुम्हें एक अनछुई विधवा चाहिए थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा तो मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि सोनू, वाकई तुमसे यह सब किया है। तुमने मेरे बेटे को मार दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक अनछुई विधवा चाहिए थी। अपने इस टोटके के लिए मेरे बेटे को मार दिया। मेरी सास ने सोनू से कहा। मैं हैरान थी कि मेरी सास भी वही समझ रही थी जो मैं समझ रही थी, लेकिन वह अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे बोल रही थी। मैं हैरान थी। मेरा शौहर तुम्हारा सौतेला भाई था और तुम उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन तुम इस हद तक जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी सास की इस बात पर मैं तो जैसे सकते में आ गई। अम्मा, सौतेला भाई, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने हैरत से पूछा। हाँ सौतेला भाई, सोनू मेरे पहले शौहर से था। फिर जब यह 10 साल का था तो मैं विधवा हो गई। फिर सोनू के चाचा ने मुझसे शादी की और तुम्हारा शौहर पैदा हुआ। सोनू सही तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं करता था। उसे मेरी गोद में देखता तो कहता कि उसे गोद में ना उठाओ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया। हम सबको सांप सूंघ गया था। मैं इस नए और अनोखे खुलासे पर हैरान थी। इतनी बड़ी बात थी और अब तक मुझसे छिपी हुई थी। शायद इस घर वालों ने मुझे अपना समझा ही नहीं था कि मुझे इस घर के राज बताते, और ना ही मेरी शादी के वक्त यह बात मेरे घर वालों को बताई थी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, नुकसान तो हो गया जो होना था। हाँ तो और मैं क्या करता? हमेशा से हर अच्छी चीज उसको मिली। बचपन में ही मेरे माँ बाप का साया मुझसे छीन गया, और फिरोज को तो उसका बाप मिल गया, लेकिन मेरी माँ भी उसको मिल गई थी। हमेशा से मैं बाप की मोहब्बत को तरसता रहा, लेकिन वह फिरोज को मिल गई। फिर मैं अपनी माँ की मोहब्बत के लिए भी तरसता रहा, लेकिन मेरी माँ की सारी मोहब्बत फिरोज और उसके बाप के लिए था। मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरे चाचा यानी मेरे सौतेले बाप मुझसे ज़्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करते थे। बचपन में तो यह बात ऐसे गुजर गई, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी मेरे पसंद से नहीं हुई। शादी पसंद से नहीं हुई, चलो मैंने सब्र किया, लेकिन मुझे औलाद नहीं। यह बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दी थी। शादी के 10 साल मैंने किस मुसीबत में गुजारे बगैर औलाद के साथ।
या मैं जानता था या मेरी बीबी। और इसके बाद वह घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं बाप नहीं बन सका। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बीबी में कोई कमी नहीं थी, कमी मुझ में थी। मैं बाप बनने की प्रक्रिया से बहुत दूर था और इसलिए मेरी हालात ठीक नहीं थी। मैं पागल होता जा रहा था। जिस दिन फिरोज की शादी हुई उस दिन मैं अपने होश खो बैठा, और जब फिरोज की शादी हुई उसकी बीबी विदा होकर उसके कमरे में आ गई तो मैं समझ गया कि यहाँ भी फिरोज बाजी ले गया। फिरोज को जल्दी औलाद हो जाएगी। मैंने वह जहर फिरोज के लिए नहीं अपने लिए खरीदा था। मैं अपनी जान लेना चाहता था, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि फिरोज मुझसे पहले बाप बन जाए, इसके बच्चे इस घर में खेले और मैं देखता रहूं। बचपन से मैं यही तो देखता आ रहा था, अपनी बदनसीबी और फिरोज की खुशहाली। मैंने खाने में जहर मिला दिया और मैं खाना खाने लगा। तभी मेरा फ़ोन बजा और मैं फ़ोन सुनने के लिए थोड़ी दूर गया। इतने में फिरोज वहाँ से गुजरा, शायद उसे भूख लगी हुई थी। उसने मेरा जहर वाला खाना खाना शुरू कर दिया। जब मैं वापस आया तो वह खाना खत्म कर चुका था और मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैंने उसे बताना चाहा कि खाने में जहर था और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी दुल्हन मेरा इंतज़ार कर रही है, सुबह में बात होगी। वह कमरे में चला गया। मैं परेशान बाहर चक्कर काट रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि उसे बता दूं कि उसने जहर खा लिया है और उसे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन उसी वक्त हिना चिल्लाते हुए बाहर निकली तो मैं समझ गया कि फिरोज जान से हाथ धो बैठा है। अम्मा, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, मैं तो अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन किस्मत में उसके थी। तब से लेकर अब तक मैं बेचैन हूँ, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मेरे दिल में एक दोस्त था कि मैंने उसका कातिल हूँ, मैंने उसका कत्ल किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने अपने भाई को मार दिया है। अब तो खुदा मुझे माफ़ करे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।